नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे विषकन्या, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। देव कालजयी के आशीर्वाद से मिले उस बालक के रूप में, जिसके जीवित हो उठने की आस में पूरे 40 वर्ष से हम प्रतीक्षारत हैं। और हमने निश्चय किया है कि जीवित हो उठने के बाद हमारे बाद नागद्वीप का वारिस वही बालक होगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। उस वार्तालाप को सुनने के बाद नागद्वीप के उस रहस्य की परतें मेरे मस्तिष्क में परत दर परत खुलती चली गई थी। ओह, तो नागद्वीप के इस निश्चित क्षेत्र में उसी बालक को रखकर उसका उपचार किया जा रहा है, ताकि नागद्वीप का वारिस तैयार किया जा सके। उस रात ही राजा मणिराज और रानी मणिका के सपने को धूल में मिलाने निश्चित क्षेत्र में पहुंचा मैं। आप राजतांत्रिक विसंधर, यहाँ से तुरंत चले जाएं, अन्यथा विवश होकर हमें आपको हिरासत में लेना होगा। मूर्ख, मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाने के लिए नहीं आया हूँ, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे प्राण ही क्यों ना लेने पड़े। मैं नागद्वीप के सभी कानूनों को भंग करके निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करके उस बालक तक पहुँच गया था। अब ये बालक कभी जीवित ना होगा। इसको अपने हाथों से खत्म करके मैं देव कालजयी से दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता, लेकिन मैंने महामंत्री को नागद्वीप तक लेकर आने वाले नौका चालक को खत्म करने से पहले उससे उस स्थान का पता पूछ लिया था जहां से वो इस बालक को लेकर आया था। अब मैं इस बालक को इसी स्थान पर वापस छोड़ दूंगा, जहां पर ये बगैर इलाज के ही मर जाएगा। मेरा सोचना ज़रूर गलत रहा होगा, क्योंकि बाद के घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो चुका था कि वो शिशु मरा नहीं था, बल्कि मेरे जाने के कुछ ही समय पश्चात उसमें जीवन का संचार हो गया था। राजवैद्य का इलाज काम कर गया था। नागद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं था जो सच्चाई को जानता था। बालक गायब हो गया है, ये जानकर रानी चकराकर गिर पड़ी। कम से कम उस वक्त मैंने यही समझा था, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। बधाई हो महाराज, महारानी जी माँ बनने वाली है। ओह, क्या सच राजवैद्य? मेरे लिए ये बहुत बुरा समाचार था। ये नहीं हो सकता, मेरी इतनी मेहनत धूल में नहीं मिल सकती। मैं इस बच्चे को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन होने के आगे सफल ना हो सका। मेरी हर योजना विफल हो गई और समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया बिसर्पी। उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी थी, सिर्फ एक किरण बाकी थी, और उसके लिए मैंने नागद्वीप के निकट ही एक निर्जन द्वीप की खोज की। अब मुझे करना होगा एक महायज्ञ, ताकि मैं यक्ष राक्षस गरलगंड को प्रसन्न कर सकूं। महायज्ञ शुरू हो गया, जिसे पूर्ण होने में शायद वर्षों लगे थे। महायज्ञ के दौरान ही मुझे नागराज के नागद्वीप पर आगमन के बाद नाग सम्राट बन बैठने का और नागद्वीप के वारिस विषप्रिय की मृत्यु का पता चला। और फिर एक दिन मुझे ये भी पता चला कि नागद्वीप का एक एक नाग नागराज का दुश्मन बन गया है। ये मेरे लिए अच्छी बुरी खबरों की तरह ही खबरें थी, किंतु मैं यज्ञ पूरा होने तक बिल्कुल चुप रहना चाहता था। और फिर पूरे 25 वर्षों के पश्चात, उस समय जबकि मेरा महायज्ञ पूर्ण होने की अवस्था में था, वायु में अचानक किसी और प्राणी की गंध आने लगी है। किसी ने इस द्वीप पर कदम रखा है। महायज्ञ पूर्णतया गुप्त था। उसकी किसी को भनक लगने का मतलब मेरी निश्चित मौत था। अतः उस व्यक्ति का पता लगाना मेरे लिए निहायत आवश्यक था, जो कि एक नेत्रहीन बूढ़े के रूप में मेरे सामने था। मेरी ज्योतिषीय गणना के मुताबिक नागराज के वे अज्ञात 40 वर्ष 36 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर किसी स्थान पर गुजरे हैं।
और मैं शायद उस स्थान पर या उसके बहुत निकट हूँ। ये नेत्रहीन बूढ़ा नागराज को कैसे जानता है? ठहरो, अगर तुमने फौरन ही मुझे ये ना बताया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो तो मैं अभी तुम्हारे प्राण हर लूँगा। मेरा नाम वेदाचार्य है। अगर तुम इसी द्वीप पर रहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वेदाचार्य ने मुझे बताया नागराज के विषय में, और जो कुछ उसने मुझे बताया वो मेरे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि उसके मुताबिक नागराज वही बालक था जिसे 25 वर्ष पूर्व मैंने ही नदी की लहरों के हवाले कर दिया था। इसका मतलब हुआ कि वो मृत बच्चा ना सिर्फ जीवित हो चुका है बल्कि नागराज के रूप में नागद्वीप पर एक बार फिर कदम भी रख चुका है। और अगर इस हकीकत का पता कालदूत को चल गया तो फिर संसार की कोई भी शक्ति नागराज को दोबारा नागद्वीप का सम्राट बनने से नहीं रोक सकती। तुम क्या सोचने लगे? हो सकता है कि कुमारी बिसर्पी का विवाह भी नागराज से कर दिया जाए। यहाँ तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और प्राणी का एहसास नहीं हो रहा। तुम अवश्य ही आसपास के द्वीप से किसी विशेष प्रयोजन के साथ यहाँ मौजूद हो सकता है मुझे उसी द्वीप की तलाश हो सकता है वही द्वीप नागद्वीप हो। अंधे बूढ़े, ये सब जानकारी को मुझ तक पहुंचाने का शुक्रिया। तुम उस द्वीप के बिल्कुल निकट हो जहां नागराज ने मृत बालक के रूप में 40 वर्ष गुजारे, और मैंने ही तब उसे एक निर्जन मंदिर के पास की नदी में पहुंचा दिया था जहां से शायद वह बच गया था। मगर राजतांत्रिक विसंधर तुम्हें नागद्वीप तक पहुंचने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। असावधान वेदाचार्य को मेरे मंत्र दंड की एक मामूली सी किरण ने हवा में उछालकर समुद्र में फेंक दिया, और मेरी आंखों के सामने उसके शरीर को लहरें दूर बहा ले गई। मेरे पास उसका पीछा करने का वक्त नहीं था। छपाक, क्योंकि मुझे यज्ञ कुंड में डालनी थी अंतिम आहुति। यक्ष राक्षस गरलगण प्रकट हुए, और तब मैंने महात्मा कालदूत के विष की काट के स्थान पर नागराज के जिस्म में मौजूद देव कालजयी के विष की काट के रूप में तुम्हें यक्ष राक्षस से मांग लिया, क्योंकि महात्मा कालदूत उस सूरत में हमारे मार्ग में नहीं आएंगे, जबकि बिसर्पी मेरी तंत्र शक्ति के बल पर पैदा किए गए किसी शक्तिशाली युवक की पत्नी बन जाए। उस सूरत में भी एक तरह से राजा मैं ही बन जाऊंगा, क्योंकि मणिराज का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण कालदूत को उनके दामाद को ही उनका उत्तराधिकारी चुनना होगा, जिसकी नकेल मेरे हाथों में होगी। बिसंधर, तुमने आरंभ में कहा था कि महानगर में नागराज को मौत देने पर कानून के रखवाले व्यवधान उत्पन्न करेंगे, तब फिर तुम उसे कहाँ मारना चाहते हो? यहीं, इसी जगह पर विषकन्या। क्या मतलब? मतलब नागराज का भेजा ये जासूस सांप जो हमारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है, और अब जिससे मानसिक संपर्क स्थापित करके अभी अभी यहाँ पहुँचा है कचर, खुद नागराज, नागद्वीप के राजतांत्रिक बिसंधर के सामने विषकन्या के हाथों मरने। ओह, उसने मेरे सर्प सैनिक को मार डाला। आखिर मैं सही व्यक्ति तक आ ही पहुंचा उसके तीसरे हमले से पूर्व। लेकिन नागद्वीप का ये तांत्रिक बिसंधर तो राजकुमारी बिसर्पी और राज परिवार का खास विश्वास पात्र है। यह आखिर मुझे क्यों मारना चाहता है? क्या बिसर्पी ने इसे भेजा है? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? ये नागराज का दुर्भाग्य ही कहना होगा उसे कि वो उस स्थान पर ठीक उसी वक्त पहुंचा था जब बिसंधर सारी कहानी विषकन्या को सुना चुका था। एकाएक ही नागराज का चेहरा कठोर होता चला गया। बिसंधर, अब तुम मुझे बताओगे कि अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके तुमने अष्ट सर्प और मकड़ा सर्पी के जरिए मुझे मारने की चेष्टा क्यों की? जवाब में बिसंधर ने एक विषाक्त ठहाका लगाया, फिर जहर बुझे स्वर में बोला, उस वक्त मैंने तुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। उस वक्त तो मैं विषकन्या की मदद कर रहा था। हाँ नागराज, मैं विषकन्या हूँ, तेरी मृत्यु। ओह, मेरे सर्प फिर गायब हो गए।
नागराज को बहुत जल्दी ही उन सर्पों के गायब हो जाने का रहस्य समझ में आ जाने वाला था। बिस्कन्या सांप कैसे छोड़ रही है? ओ, ये तो नागफणी सर्प है। हैरान हो गया ना नागराज? ये कन्या देवकालजयी के परम शत्रु यक्ष राक्षस गरलगंड द्वारा यज्ञ कुंड से उत्पन्न की गई है नागराज। इसके अंदर तेरी शक्तियों को सोख सकने की क्षमता है और मेरे पहले 2 हमले में हमने वही किया भी। यानी जिन शक्तियों का इस्तेमाल तूने इस पर किया उसे उसने अपने अंदर सोख लिया था और अब इससे तुम्हारा मुकाबला टक्कर का होगा। नागराज की समझ में आ गया था सर्प शक्तियों के गायब होने का रहस्य, मगर अब देर हो चुकी थी। बचने की कोशिश मत कर नागराज, वरना तेरी मौत और दर्दनाक हो जाएगी। शांति से खड़ा रहेगा तो तुझे मैं एक आसान मौत दूंगी। फूं। ओह, ये मेरी विष फुंकार का प्रयोग मुझ पर ही कर रही है। किसी भी जहर का काम होता है उन रक्त कणों को प्रभावित करना जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो भला नागराज पर अपने ही विष फुंकार का असर घातक कैसे ना होता? मेरा दम घुट रहा है, अपनी सांस रुकती सी महसूस हो रही है मुझे। मैं इससे शारीरिक शक्ति में इस वक्त जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक तो सर्पों के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण मेरी शक्ति वैसे ही छीन हो गई है और ऊपर से ये विष फुंकार मेरा दम घोटे दे रही है। वैसे भी अगर मैंने अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग इस पर किया तो ये उस शक्ति को सौंप कर वापस उसका प्रयोग मुझी पर कर देगी। यानी उस सूरत में मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग इस पर नहीं बल्कि खुद अपने पर करूँगा। हे देवकालजयी, ये कैसी विषम परिस्थिति में फंस गया हूँ मैं। उठ नागराज, खड़ा हो और विषकन्या का मुकाबला कर। ताड़। जब मैं विषकन्या पर वार नहीं कर सकता तो फिर मेरा उससे मुकाबला कैसा? मैं सिर्फ इसके वारों से बचते हुए इसे रोकने की चेष्टा करूँगा। नागराज ने मुट्ठी पर मिट्टी विषकन्या की आंखों की तरफ उछाल दी। विषकन्या की आंख में पड़े धूल कणों को मेरा ये दंड पलक झपकते ही खींच लेगा। कुछ देर के लिए ही बेबस हुई थी विषकन्या, लेकिन इन कुछ पलों में नागराज को सोचने का वक्त दे दिया। ये सारी बाम्बियाँ इस स्थान पर पहले नहीं थी। ये जरूर विसंधर की तंत्र शक्ति का कमाल है, लेकिन इस तंत्र शक्ति को संचालित करने वाला कोई यंत्र भी होना चाहिए जो इस स्थान के साथ साथ विसंधर की तंत्र साधना से उत्पन्न हुई विषकन्या को भी संचालित करता है, और वो यंत्र सिर्फ वो चमकती खोपड़ी ही हो सकती है। नागराज मुझसे बचने के तरीके सोच रहा है। ये रहा मुझ पर वार करने का जवाब। तेरी आंखों पर तेरी स्नेक स्टाइल शक्ति का वार। ओह, इस शक्ति का वार मैंने मकड़ा सर्पी पर किया था। विषकन्या के उस वार से बचने की भरपूर चेष्टा के बाद भी नागराज अपनी आंखों के निचले हिस्से पर हुए इस वार से बुरी तरह तिलमिला उठा था। अब मैं तुझ पर तेरा इतना विष बरसाऊंगी नागराज कि तेरी हड्डियां तक गलकर इसी मिट्टी में मिल जाएगी। फूं। उफ, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा और शायद विषकन्या की छोड़ी विष फुंकारें मुझसे टकरा नहीं वाली है। लगता है आज मेरी मौत का श्रेय लेकर ही रहेगी विषकन्या। विष फुंकार के घने कोहरे में गूंज उठी एक दर्दनाक चीख, जिसे सुनकर भयंकर अट्ठास छूट पड़े विषंधर के कंठ से। विषकन्या, तुमने सुनी? ये चीख नागराज की थी, उसकी आखिरी चीख। मुझे अपने उद्देश्य की सफलता का हर्ष नागराज की लाश को देखने के बाद होगा। उफ, मगर मगर ये क्या? ये तो नागराज नहीं, कोई और इच्छाधारी सर्प है और इसने तुम्हें डस दिया है। मगर नागराज कहाँ गया? अक, नागराज यहाँ है शैतान विषंधर। ये तो इच्छाधारी सर्प है और ऐसे सभी सर्प नागद्वीप पर होते ही हैं। मेरी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान क्यों कुर्बान कर दी? अचानक सारा खेल बदल गया था और इस बदले हुए माहौल में ठगी सी खड़ी विषकन्या अभी उबर भी ना पाई थी कि धड़ाक,
मैं जानता हूँ अब तुम मुझ पर मेरी सर्व शक्तियों का प्रयोग करोगी, मगर उससे पहले ही मैं तेरे इस प्रयास पर भी अवरोध लगा देना चाहता हूँ। इस कीचड़ में गिरने के बाद तेरे जिस्म के सभी रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, जिससे सूक्ष्म रूप में निकलकर सर्प शक्तियां मुझ पर वार कर सकती है। और जब तू इस कीचड़ से उठकर खड़ी होगी तो रोम छिद्रों के बंद होने के कारण मेरी सर्प शक्तियों को तू सोख नहीं पाएगी। ओफ! नागराज के लिए उसके बारे में जानना निहायत ही जरूरी था, जिसने एन वक्त पर ढाल के रूप में नागराज के सामने जाकर विषकन्या के छोड़ी सारी विषफुंकार को अपने जिस्म पर भुगत लिया। आई! विषफुंकार के घने कोहरे में गुजरने वाली चीख उसी की थी, जिसका नाम था मेरा नाम विश्वर है। मुझे महात्मा कालदूत ने तुम्हारी बिसंधर से रक्षा करने के लिए भेजा था, क्योंकि बिसंधर के महायज्ञ के बाद उन्हें बिसंधर के उद्देश्य का पता चल गया था। महायज्ञ? कैसा महायज्ञ? ये तो महात्मा कालदूत ने मुझे बताया नहीं, परंतु उन्होंने मेरे विष में ऐसी विशेषता भर दी कि अगर शत्रु के रक्त में प्रवेश कर जाए तो रक्त के लाल कणों की संख्या को बढ़ाकर उसमें सांद्रता पैदा कर देता है, जिससे रक्त के परिवहन में बाधा आने लगती है, और उस सूरत में विषकन्या तुम्हारी सोखी गई सर्प शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि सभी सूक्ष्म रूप धरे सर्प रक्त के गाढ़ेपन की दलदल में फंसकर रह गए होंगे। मगर विषकन्या की छोड़ी विषफुंकार, जो कि तुम्हारा ही विष है नागराज, उससे मैं नहीं बचूंगा। अलविदा नागराज। इधर अपनी उस असफलता से बुरी तरह बेचैन हो उठा विषंधर। विषकन्या उठो, उठो विषकन्या, तुम्हारा मकसद नागराज की मौत है। मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी, लेकिन अभी तुम मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि अपनी शक्तियों से विषवर के विष को काटने के लिए मुझे कुछ देर लगेगी, सिर्फ कुछ देर, और उतनी देर के लिए हमें नागराज से दूर जाना पड़ेगा। नागिन के रूप में परिवर्तित होकर विषंधर से लिपट गई विषकन्या। नागराज, जिस तरह तेरे इस मददगार ने बीच में आकर विषकन्या को तड़पने पर विवश कर दिया, अब ठीक उसी तरह मैं महानगर के लोगों को तड़पाऊंगा, जिन लोगों का तू रक्षक है, और तू उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौत तेरे भी सामने खड़ी होगी। विषंधर विषकन्या के साथ सर्प रूप में बदलकर एक बॉम्बे के अंदर गायब हो गया है। अपनी इस हार से तिलमिलाया विषंधर पता नहीं वहाँ कौन सा तूफान खड़ा करने वाला है। इस बीच मुझे महानगर में फैले अपने सर्प सैनिकों को भी मानसिक संपर्क द्वारा सावधान करना होगा, और मुझे मेरे एक सर्प सैनिक के मानसिक संदेश प्राप्त हो रहे हैं। विषंधर महानगर में चिल्ड्रन पार्क के नज़दीक पहुंच चुका है। नागराज, ये सड़क जो महानगर वासियों का बोझ उठाती है, अगर उन पर बोझ बन जाए तो कितना मजा आएगा। तब और भी मजा आएगा जब महानगर का रक्षक इस तबाही को देख तो सकेगा, मगर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए उसे इस बुलबुले से बाहर आना पड़ेगा, और मैंने तंत्र शक्ति से बुलबुले की दीवार को इतना मजबूत कर दिया है कि उसे तोड़ने में देवकालजयी के दांतों तले भी पसीना आ जाएगा। ओह! विषंधर ने मंत्र किरणों से बुलबुले को विशालकाय रूप देकर मुझे उसमें कैद कर दिया है, और इस बबल में तो मेरा दम घुटने लगा है, क्योंकि छोटे से बड़े हुए इस बबल में हवा सिर्फ छोटे बबल जितनी ही है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा, अपनी और महानगर वासियों की प्राण रक्षा के लिए। मगर कैसे? आखिर इस कैद से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। रास्ता है नागराज, और वो रास्ता है तेरी मौत। विषकन्या नागराज के लिए निश्चित रूप से खतरनाक पल थे, क्योंकि नागराज एक ऐसी जगह पर था जहां अगर विषकन्या द्वारा विषफुंकार छोड़ दी जाती तो फिर नागराज के पास उससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। विषकन्या वही करने जा रही थी। वो नागिन नागराज की मौत के बेहद निकट पहुंच चुकी थी। अब मुझे देखना है कि
अपनी सांसों को तो कितनी देर तक अपने अधिकार में रख पाएगा नागराज? सिर्फ उतनी देर जितनी देर मैं सांस रोक पाने में सफल रह पाया। और सांस तो मेरी पहले ही इस ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रुकी जा रही है। ओफ! उस इच्छाधारी सर्प के कारण मैं कुछ देर के लिए विवश जरूर हो गई थी नागराज, किंतु अपना उद्देश्य पूर्ण होने से पहले मैं यहाँ से जाने वाली नहीं थी। अब इस मुसीबत से बचने का जो रास्ता मैंने सोचा है उसको आजमाने का समय आ गया है, और उसके लिए मुझे अपने उस सर्प विध्वंस को मानसिक संदेश भेजना होगा, जिसे मैं खोपड़ी का रहस्य जानने के लिए बाम्बियों वाले स्थान पर रखी चमकती खोपड़ी के अंदर छोड़ आया था। नागराज का मानसिक संकेत बुलबुले को चीरता हुआ विषदंश तक पहुंचा, और अपने सूक्ष्म रूप से विशाल रूप में बदल गया विषदंश। साथ ही साथ खोपड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो गई। खोपड़ी के नष्ट होने का आभास नागराज को तुरंत ही हो गया, क्योंकि असर आंखों के सामने था। मेरा दम घुट रहा है। विशंधर, मुझे यहाँ से निकालो। खोपड़ी के टूटते ही इस पर भी वातावरण में फैले विष का असर होने लगा है, जिसका अर्थ हुआ कि इसकी सारी शक्ति उसी खोपड़ी में निहित थी, जिसके टूटते ही अब ये एक साधारण विषकन्या बन गई है। अब शायद ये मेरी शक्तियों को भी नहीं सौंप पाएगी। उसी क्षण बबल हवा में गायब हो गया और नागराज का जिस्म हवा में लहराया। विषकन्या रूप परिवर्तित करके न सिर्फ नागिन बन गई थी, बल्कि नागराज के सैनिकों की पकड़ से भी छूट निकली थी। नागराज ने पहला ध्यान अपने आप को बचाने में लगाया। विशंधर की तंत्र शक्ति का राज उसके हाथ में थमा दंड है, जिसे अब मैं सलामत नहीं रहने दूंगा। कड़ाक! दंड टूटते ही एक बार फिर नागराज के हाथों में आ चुकी थी। दंड टूटते ही बाजी एक बार फिर नागराज के हाथों में आ चुकी थी। विशंधर, मुझे खत्म करने का सपने देखना अब बंद कर दे, क्योंकि तेरी सारी चालें उल्टी पड़ चुकी है। लेकिन नागराज अपनी तरफ बढ़ते उस चट्टानी घुसे को नहीं देख रहा था। विशंधर से लड़ाई के चक्कर में मेरा ध्यान इस पर से हट गया था, और मेरी एक क्षण की चूक का लाभ उठाने से ये भी नहीं चुका। लगता है दंड टूटने के बाद भी इसमें तंत्र शक्ति का कुछ अंश बचा रह गया है। लेकिन ये शैतान सड़क से पैदा हुआ है, और सड़क बनी होती है तरकोल से, जो कि अधिक ऊष्मा पाकर पिघल जाता है। तो फिर क्यों ना ये कोशिश भी करके देख ली जाए। नागराज की कलाइयों में से निकली सर्प सेना के मजबूत कुंडली से सड़क पर पलटे और रुके हुए वाहनों के पेट्रोल पाइप बच न सके। सड़क पेट्रोल से तर होने लगी। अब जरूरत थी सिर्फ एक चिंगारी की, और उस कमी को पूरा कर दिया घटनास्थल पर पहुंच चुकी पुलिस की गोली ने। अगले ही पल सड़क दाना का पेट्रोल से भींगा तारकोल का शरीर धधक उठा। सड़क दाना तो गया, मगर विशंधर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है अपनी सारी चालों के पिटने से हताश होकर वो विषकन्या के साथ वापस भाग गया है। मेरे सर्प सैनिक भी उसकी गंध नहीं ले पा रहे हैं। विशंधर जैसे राजतांत्रिक की तंत्र शक्ति के कारण शायद ऐसा हो रहा है, मगर उम्मीद है कि विशंधर अब महात्मा कालदूत के डर से नागद्वीप भी नहीं लौटेगा, और विषकन्या जैसी शक्ति भी उसे अब दोबारा इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। अब जो सवाल मेरे जहन में बचा है वो ये है कि राज परिवार का खास विश्वास पात्र होने के बावजूद भी विशंधर ने विषकन्या के साथ मिलकर मेरे प्राण लेने की कोशिश क्यों की, और अपने इस सवाल का जवाब मैं भविष्य में बेसब्री से ही लूँगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।